हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस सेट 670 के रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। ध्यान देना, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तब भी आप कर सकते हो। कैसे? अगर आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में पता है, यार सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो फास्टेस्ट होते हैं, हमारे वेदर प्रेडिक्शन के लिए काम आते हैं, हमारे यहाँ पे जो एनिमेशंस वगैरह होते हैं उनमें काम आते हैं, या फिर जो हमारी स्पेस एजेंसीज होती हैं वहाँ पे उनको देखने के लिए, उन मॉनिटरिंग करने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। और अगर आपको पता होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो परम इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, और परम 10,000 ये आपका चौथा कंप्यूटर था इंडिया का सुपर कंप्यूटर। यानी परम की कुछ सीरीज़ हैं, उन सीरीज़ में 1997 में ये परम बनाया गया था, और इसको यहाँ पे हमने रसिया और साथ साथ में सिंगापुर को हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया था, सिंगापुर। ठीक है। अब अगर आपको सुपर कंप्यूटर और परम के बारे में नॉलेज है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इसको कम ही मारोगे। हालांकि हो सकता है कि अगर आपको पता नहीं तो आप परम इसका आंसर मार दो। आईबीएम चिप तो सिंपली आईबीएम जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है, लेकिन अगर हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो क्वांटम कंप्यूटर होगा, सबसे छोटा और सबसे तीव्र। देखिए आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम चाहे फिजिक्स की बात करें, क्वांटम फिजिक्स हम इस समय काम कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, ये आप समझ सकते हैं कि माइक्रोस्कोपी लेवल पे जाके हम चीज़ों में काम करते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटा। अगर आप अपने कंप्यूटर को भी देखते हैं तो पहले कंप्यूटर का साइज़ कितना बड़ा था, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में चेंज होता गया, और हम जो बहुत बड़ी बड़ी साइज़ वाली जो चीज़ें होती थी उनको हमने छोटा साइज़ में हमने कन्वर्ट करना शुरू किया। इसी टाइप से क्वांटम भी एक टेक्नोलॉजी ही है जहाँ पे हम जो बड़े कंप्यूटर है हमारे, वो हमारे बहुत छोटे कंप्यूटर्स होंगे, और जो हमारे कंप्यूटर्स की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ चुकी होगी, और 2030 तक आपको ज़रूर क्वांटम कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि उनमें भी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना था कि हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होगा, सबसे तीव्र होगा। बाकी यहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए कि फ्रंटियर एक हमारा सुपर कंप्यूटर ही है, और दुनिया का या वर्ल्ड का हम कह सकते हैं फ्रंटियर। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी आपको नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। फ्रंटियर ये आपका यूएसए ने बनाया है। इसके बाद एक फुगाका है, ये आपका जो बनाया है, ये भी आपके पास जो कंप्यूटर है ये आपका जापान ने बनाया है। ठीक है, ये कुछ कंप्यूटर्स हैं। एक थर्ड नंबर का कंप्यूटर आता है वो आपका फिनलैंड ने बनाया है। ठीक है, अब उसका पर्टिकुलर मुझे थोड़ा सा नाम ध्यान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको फर्स्ट सेकंड तो आपको ध्यान होना चाहिए। पहला यूएसए ने बनाया जो समय वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। दूसरा आपका यहाँ पे जो है वो है फुगागा, जापान ने बनाया, और एक फिनलैंड का है थर्ड नंबर का, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इंडिया का जो अभी लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, और कंप्यूटर का मुख्य पटल की हम बात करेंगे तो हम देखिए दो चीज़ें हैं, बहुत थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। अगर आप मॉनिटर की बात करेंगे तो यार मॉनिटर मुख्य पटल नहीं हो सकता। मुख्य पटल से क्या मतलब है? मुख्य पटल से मतलब है जिसके ऊपर सारी सर्किटरी माउंटेड होती है। अब यहाँ पे दो चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, प्रोसेसर तो प्रोसेस करने के काम आता है कि कंप्यूटर की जो स्पीड वगैरह है या फिर कैलकुलेशन वगैरह हम जो भी करते हैं उनको प्रोसेस करने का, इंस्ट्रक्शन को देने का, लेने का, ये प्रोसेसर का काम आता है। आप समझ भी सकते हैं प्रोसेसर का मतलब प्रोसेस करना। यहाँ पे दो ऑप्शंस जो आते हैं, एक आता है सर्किट बोर्ड और एक आता है मदरबोर्ड। इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ध्यान देना कि हम मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड कह सकते हैं, हम मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड कह सकते हैं, लेकिन किसी भी सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड नहीं कह सकते। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप सर्किट बोर्ड की बात करते हैं तो सर्किट बोर्ड का मतलब होता है पीसीबी से, मतलब इसका होता है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हम इसे कहते हैं। आपका इस टाइप से एक मैं कह सकता हूँ प्लेट्स होती हैं, सिलिकॉन चिप जिसे हम कहते हैं, और इसके ऊपर आपके पास ऐसे इंसुलेशन वगैरह की हुई होती है, ऐसे कुछ ट्रैक्स वगैरह बनाए हुए होते हैं। आज मैं थोड़ा सा इसमें फिगर डालना भूल गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, ऐसे कुछ सर्किटरी बेसिकली डिज़ाइन की हुई होती है, और इसको हम पीसीबी कहते हैं। लेकिन अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड भी सेम सर्किट आपका पीसीबी जैसा ही है, लेकिन मदरबोर्ड एक हब होता है, एक मिडिल का पार्ट होता है, जिससे आपकी सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी। यानी जैसे आपके पास ये पूरा ही मदरबोर्ड है, इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट आपके माउंटेड होंगे यहाँ पे, और यहाँ से इससे आपके पास यूएसबी पोर्ट्स होंगे, यहाँ पे प्रिंटर भी इससे कनेक्ट होगा, स्पीकर वगैरह भी आपका इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक मदरबोर्ड से आपका एक हब है, मतलब बीच का पार्ट है, जिससे आपके सारी चीज़ें जो है कनेक्ट हो सकती हैं। और सिंपल सर्किट बोर्ड क्या है? सिंपल सर्किट बोर्ड एक पीसीबी सर्किटरी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसमें आपका क्या होता है, सर्किटरी बनी हुई होती है सिग्नल्स को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसमिशन करने के लिए। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मुख्य पटल क्या कहलाता है? ध्यान रखना है आपको, इसको बोला जाता है मदरबोर्ड, और पीसीबी जब भी आए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसे हम कहते हैं सर्किट बोर्ड। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर पर
पेरीफेरल डिवाइस को जोड़ने हेतु पोर्ट क्या कहलाता है? अगर आपने जो वीडियोस हमारी देखी हैं, मैं रेगुलर बहुत कोशिश करता हूं कि आपको डिटेलिंग में चीज़ें बता दूं ताकि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करें। जैसे अगर आपने देखा होगा, मिडी एक लास्ट पेपर में आया था, और मिडी बेसिकली क्या होता है, ये इंटरफेस का काम करता है। ये जो हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे आप सिंपली म्यूजिक, जैसे आपके पास पियानो वगैरह कुछ भी होता है ना ऐसे, तो उनको क्या कहता है, कनेक्ट किया जाता है मिडी के साथ। ठीक है, जैसे मॉडेम होता है, मॉडेम सेम ऐसे मिडी भी होता है। तो फिर वो मिडी में जो है वो साउंड कन्वर्ट होकर मिडी के अंदर आती है, फिर आप उसको कंप्यूटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ठीक, आप चाहो तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, वहाँ पे मिडी के बारे में बताया गया। ये 670 है, 669 में मिडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आप उसे जरूर देखें वीडियो को, उसमें आपको मिडी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बस भी मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि भाई जो ये बस होती है, इस बस का काम होता है यहाँ पे आपको सीपीयू के साथ अटैच्ड होना। एक बस होती है, बस बेसिकली क्या होता है, ये आपके सेट ऑफ वायर्स होती हैं। अब इन सेट ऑफ वायर्स का मतलब क्या होता है, ये सेट ऑफ वायर्स आपके कनेक्ट होंगी सीपीयू के साथ, आपकी मेमोरी के साथ, आपके इनपुट डिवाइसेस के साथ। बस ये होता है बस का काम। सीपीयू तो देखिए, मैंने अभी कहा ना सीपीयू आपका बस के साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पे कहा था पेरीफेरल डिवाइस को जोड़ने हेतु क्या काम आता है, तो ये बोला जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपली एक पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, इसी टाइप से आप किसी भी चीज़ को जो है कंप्यूटर के साथ जब अटैच करते हैं तो उसी को बोला जाता है कि यार कोई भी डिवाइस जो है उसको किसके थ्रू जोड़ा जाएगा, उसको यूएसबी के थ्रू आपका जोड़ा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। 84 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट युक्ति है? आउटपुट और इनपुट। आउटपुट मतलब जो कंप्यूटर की जो चीज़ें होती हैं, हमें जो दिखाएगा वो हमारा आउटपुट हो गया। कंप्यूटर को हम देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन को, वो इनपुट हो गया। जैसे कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है आपके कीबोर्ड से। अब देखिए, मैं काफ़ी बार ये चीज़ें बता चुका हूँ। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो जाती है। कीबोर्ड, यहाँ पे आपके पास स्कैनर, काफ़ी जो चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, आपके पास माउस, आपके पास एक इनपुट है। इसी टाइप से आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास, जैसे इसका अगर हम आंसर की बात करें तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में बेसिकली क्या होता है, आउटपुट ही आपको दिखाई देता है। यहाँ पे कौन सा एक आउटपुट युक्ति है, तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। जैसे मॉनिटर होता है, इसी टाइप से एक प्रोजेक्टर होता है। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई देती है, कुछ इस टाइप से पर्दा जैसे होता है। लाइट पेन अगर आप समझ सकते हो, लाइट पेन भी एक आपकी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी आपके पास एक इनपुट डिवाइस ही होती है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, जो आपकी OMR सीट होती है उसको डिडक्ट किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन, और इसमें ध्यान देंगे SMPS। इस SMPS को बोला जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब SMPS बेसिकली क्या होता है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। क्या काम करता है ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर की तरफ मतलब ये हो गया भाई कि वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम। सिंपल से अगर आप ये समझ सकते हैं, जैसे आपका जो फ़ोन का चार्जर होता है वही आपका SMPS है। अब आपके पास 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, अब फ़ोन तो 220 वोल्ट पे तो चला जाएगा। तो बेसिकली वो SMPS का काम क्या है, उस 220 वोल्ट को कन्वर्ट करने का काम है। क्योंकि आपकी जो बैटरी होती है फ़ोन की, वो आपके पास 5 से 6 वोल्ट की होती है, या हो सकता है किसी की और भी कम वोल्ट की हो। तो वो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, 220 वोल्ट से उसको कम करेगा, और इस टाइप से इसी को बोला जाता है SMPS। अब हमारे पास यहाँ पे है कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, इनको फटाफट से करेंगे। आनंदा प्रेम का पुत्र है। जैसे जैसे हमेशा क्वेश्चन में जो बोला गया होता है, हमेशा उसी टाइप से इसको लिखना होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई जो आनंद है वो किसका बेटा है, वो पुत्र है प्रेमा का। अब देखिए, जो आनंदा है, आनंद, ओके, यहाँ पे ये आनंद आप लिख सकते हैं। आनंद प्रेमा का पुत्र है, तो हम इस टाइप से इसको बनाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे प्रेमा। ठीक है, अब प्रेमा, अब मुझे नहीं पता, प्रेमा इट मे बी आपका कोई मेल हो, इट मे बी कि आपका ये फीमेल हो, अभी पता नहीं है। तो मैंने अभी इसको ऐसे बना दिया कि यार चलो जो प्रेमा है वो हो सकता है चलो मेल है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में वैसे आप समझ जाओगे। फिर बोल रहा है राजीव प्रेमा का भाई है। जो राजीव है वो प्रेमा का भाई है, इसका मतलब प्रेमा का भाई के लिए मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ, और जो राजीव होगा कुछ प्रेमा का भाई होगा, राजीव आपके पास कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ये राजीव हो गया। फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। हाँ, हमने कहा यहाँ पे जो नेहा की एक बेटी है रश्मि। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे अभी नेहा का कोई भी जो रोल है यहाँ पे नहीं आया, तो इसको अभी इस लाइन को छोड़ दो, हम आगे बढ़ेंगे। नेहा राजीव की बहन है। जो नेहा है राजीव की बहन है, यानी राजीव के यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, और यहाँ पे जो नेहा होगी वो किसकी बहन है, राजीव की बहन है, यानी नेहा यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ इस टाइप से। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, यहाँ पे
आपको ध्यान रखना है कि हमें अभी तक एक लाइन छोड़ी हुई है, कौन सी? नेहा की एक बेटी है रश्मि। इसका मतलब यार अब यहाँ पे जो नेहा है इसकी बेटी है, वो कौन है? यहाँ पे इसकी बेटी है, वो है आपके पास रश्मि। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आनंद और रश्मि के बीच में क्या रिलेशन है? ये आनंद और रश्मि के बीच में आपको रिलेशन बताना है। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे यार, जो आनंद है वो प्रेमा का बेटा है और ये आपस में सभी भाई बहन है, यानी आनंदा जो होगा नेहा का क्या होगा? देखो अब प्रेमा का पुत्र है। अब प्रेमा एक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। मैंने आपको पहले कहा अगर प्रेमा अगर लड़की है, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेमा यहाँ पे लड़की है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई यहाँ पे ये मौसी होनी चाहिए नेहा, तो यानी ये मौसी की बेटी होगी। यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे कि मौसेरा भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मौसेरा भाई। आनंदा का रश्मि से क्या रिश्ता है? ठीक। और अगर इसे ये मानते कि यार अगर ये जो प्रेमा है, अगर ये होता कोई मेल पर्सन, यानी अगर कोई व्यक्ति है, तो फिर ये क्या हो जाता है? यहाँ पे नेहा इसकी बुआ होती। ठीक, तो ये आपका भाई बहन का संबंध भी यहाँ पे आ सकता था, या बुआ का लड़का, कुछ इस टाइप से आपके ऊपर लिखा हुआ हो सकता था। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ इस टाइप से नहीं है, तो मौसेरा भाई यहाँ पे सबसे अच्छा बन जाता है। लेकिन आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? आनंद का रश्मि से मौसेरे भाई का संबंध है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 92 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो 92 क्वेश्चन देखिएगा, 462 420, इनके बीच में डिफरेंस काफ़ी कम है। जब भी डिफरेंस काफ़ी कम हो तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि आप इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? डिफरेंस इसमें ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर आप इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे 462 से, यहाँ पे 42 का डिफरेंस आएगा इनके बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 420 से 380 माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे 40 का डिफरेंस आएगा। अगर आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे यार 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे 2 का डिफरेंस आए। यानी अगर यहाँ पे 342 हो, अगर यहाँ पे 342 हो और 342 से अगर आप 380 माइनस करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपके पास जो आंसर बनेगा, देखो 380 से 342 आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैं जल्दबाजी करता हूँ और कभी यहाँ पे एक आध में चीज़ें मिस हो जाती है। तो यहाँ पे 7 आएगा तो 3, यानी यहाँ पे 38 आ रहा है, तो इनके बीच में यहाँ पे 38 का गैप आ रहा है, यानी अगेन 2 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो 342 यहाँ पे क्या हो सकता है? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। 93 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, और 93 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे 12:20 इन दोनों के बीच में घड़ी की जो शून्य है इनके बीच में हमें निकालना है डिफरेंस, 12:20। अब इसको निकालने का तरीका अगर आपको पता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं, r × 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे मिनट हो जाता। अब इस फॉर्मूले में आपको ये सारी चीज़ें रखनी है और आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप r को यहाँ पे देखेंगे तो यार 12 r है, यहाँ पे 12 घंटे हो गए, मल्टीप्लाई इसको 30 कर सकते हैं, और माइनस अगर आप ध्यान देंगे 11/2, और यहाँ पे जो मिनट है, मिनट हमें क्या दिया है? 20, तो यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। 2 से 20 आप माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे 10 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं काफ़ी आराम से करता हूँ ताकि आपको हर एक को समझ में आ सके। 12 3 से यहाँ पे 36 हो जाता है, यानी 360 माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10, 110 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको माइनस अगर आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 6 में से 1 आप माइनस करोगे तो 5, और 3 में से 1 अगर माइनस करते हो तो 250। तो बेसिकली यहाँ पे आता है 250, और आप अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 250 यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा, 250 यहाँ पे आंसर नहीं होगा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में आपको यहाँ पे 360 से अब 250 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 360 से 250 अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 0, 6 में से 5 1, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 110 जो है इसका आंसर आएगा। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यार मैंने 360 से इसको माइनस क्यों किया? देखिए, जब भी आपको, देखिए इसमें ना 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको पूछा जाएगा आंतरिक कोण, या आपको पूछा जाएगा बाहरी कोण। अगर आपका आंसर अगर ये आ रहा है, बहुत लोगों ने इसे किया भी होगा, 250 आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं मिला होगा, वो इसका रीज़न ये है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यार 12:20 का मतलब कुछ ये होने वाला है कि यार जो मेरे आर वाली सुई होगी वो थोड़ा कहीं 12 से थोड़ा आगे की तरफ होगी, है ना, कुछ ऐसे हो सकती है, और जो मेरे 20 मिनट है वो कहीं मेरे पास यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, तो भाई ये आंतरिक कोण ही तो है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपके पास इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब अब आपको इस टोटल एंगल से, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो 360 से मुझे ये वाला एंगल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा आउटर एंगल आ रहा है। बात समझ में आ रही? जब जब आपको क्वेश्चन में ना इंटीरियर पूछे ना एक्सटीरियर पूछे और आपका 180 डिग्री से ऊपर आंसर आए, तब तब आपको 360 से ही उसे माइनस करना है और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। अब आप लोग चाहो तो इसके जो है क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। 94 की तरफ बढ़ते हैं, और 94 की तरफ देखिएगा कि
दक्षिण पूर्व को उत्तर में हम बनाते हैं। अब देखो इसमें सिंपली क्या करना होता है, रोटेट करना होता है। ये हमारे पास पूरब है, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारे पास पश्चिम है, और ये मेरे पास यहाँ पे उत्तर हो जाता है, और ये मेरे पास यहाँ पे दक्षिण हो जाता है। अब इन्होंने क्या कह दिया कि जो दक्षिण पूरब है उसको उत्तर में परिवर्तित कर दिया। तो मेरे पास जो दक्षिण पूर्व है बेसिकली ये आपके पास दक्षिण पूर्व है ना, ये आपके पास दक्षिण पूर्व है, और ये दक्षिण पूर्व को इन्होंने उत्तर में परिवर्तित कर दिया। यानी ये दिशा जो है यहाँ पे घूम चुकी है 135 डिग्री। और कहाँ घूमी है ये, इसके आपको ध्यान देना, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी ये उल्टी डायरेक्शन में घूमी है, वामावर्त घूमी है। और अब अगर आप बीच का कुछ भी ना पढ़ें और अगर आप डायरेक्टली ये पढ़ें कि दक्षिण के स्थान पे क्या आएगा, यानी आपको क्या ध्यान रखना है, यार मेरे पास दक्षिण की जगह क्या होना चाहिए, तो दक्षिण की जगह भी मुझे 135 डिग्री वामावर्त ही घुमाना पड़ेगा दक्षिण से। और अगर आप ध्यान दें कि दक्षिण से यार जब मैं वामावर्त जाता हूं तो दक्षिण से वामावर्त जाने का मतलब मुझे इस वाली डायरेक्शन से यहां जाना पड़ेगा, और मैं पहुंचूंगा कुछ यहां पे इस वाली डायरेक्शन में। बात क्लियर हो रही है भाई। दक्षिण पूर्व को मैंने उत्तर बनाया, यानी 135 डिग्री मैं रोटेट मुझे करना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी टाइप से जो लास्ट में ये बचा हुआ था दक्षिण को भी मैं 135 डिग्री ही रोटेट करूंगा आपकी जो अपोजिट डायरेक्शन है यानी वामावर्त डायरेक्शन में। और आप आंसर यहां पे क्या पाएंगे, आंसर तो यहां पे है ही नहीं, उत्तर पूर्व। देखिए यहां पे आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर नहीं है। बाकी हो सकता है आप लोगों को टीचर्स ने आपको क्लास में करवाया हो, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा उत्तर पूर्व बनेगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न विकल्प में से विषम को चुनिए। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते तो यहाँ पे देखो बी है, बी के बाद आपके पास आता है सी, उसके बाद डी आता है, और डी के बाद आपके पास आता है ई। अगर आप ध्यान दें पी के बाद एक छोड़ोगे तो क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, फिर यहाँ पे आपके पास एस आएगा, और तब आपके पास आता है टी। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे एच के बाद आपके पास क्या आएगा, एफ, एफ के बाद एक छोड़ोगे जी, फिर एच, और फिर यहाँ पे एच आई आ जाता है। फिर यहाँ पे इसी टाइप से एल के बाद आपके पास आता है एम, और एम के बाद आएगा एन, और उसके बाद डायरेक्टली आता है ओ। यानी आपके पास ये और ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे बी वाला जो है थोड़ा सा विषम है, क्योंकि आर और टी के बीच में यहाँ पे एस आ रहा है। तो इस टाइप से आपको ये विषम चुनना था। चलिए 96 की तरफ बढ़ते हैं। 2 जुलाई 1985 को बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 को का सप्ताह का कौन सा दिन होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसको सीधा सा लिख सकते हैं। कैसे, इसको ऐसा लिख लीजिए, कैसा, 1984 है यानी आप इसको ऐसे लिखिए 2 जुलाई 1984 से आपको जाना है 1985, 2 जुलाई 1985। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आप देखो यहां से 1984 से लेकर जब आपके पास ये दिन सेम होते हैं ना, दिन और मंथ 2 जुलाई सेम होते हैं, तो डायरेक्टली क्या करना है, यानी यहां से लेकर यहां तक कितने दिन होंगे। आप ध्यान दोगे सबसे पहले यार कि मेरे पास जो 1984 है वो मेरे पास एक लीप ईयर है। ये क्या है, एक लीप ईयर है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये लीप ईयर है, लेकिन यहां पे जो फरवरी है वो जा चुका है, यानी फरवरी तो चला गया, अपने को जुलाई से यहां पे काउंट करना है। तो जब जुलाई से लेकर और यहां तक जब आप आते हैं तो यहां पे जो विषम दिन बनेंगे वो बनेंगे केवल 365। ध्यान दीजिएगा 365 दिन के बाद जो आएगा वो आएगा 2 जुलाई 1985। अब जब 365 डेज आ रहा है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि यार 365 दिन में आपके पास जो विषम दिनों की संख्या होती है वो होती है 1, यानी यहां पे विषम दिन कितने आएंगे, 1 आएंगे। अब देखिए जब 1 विषम दिन है, इसका मतलब ये हुआ 2 जुलाई 1985 हमें क्या दे रखा था, हमें 1985 हमें ये वाला जो दिन है वो बुधवार दे रखा है। हमें यहां से पीछे जाना था, तो पीछे जाने का मतलब मुझे बुधवार से एक दिन कम करना पड़ेगा, और बुधवार से एक दिन कम करोगे तो आपके पास जो आएगा मंगलवार इज द राइट आंसर। और अगर देखिए अब सिंपल सी बात है, एक तरीका और देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये बनाता कि यहां पे अगर आपको मंगलवार दिया हो कि भाई यहां पे मंगलवार है, तो अब इस केस में आप क्या करते, इस केस में भी आपके 1984 से 1985 तक, जैसे मैंने कहा कि पूरा एक साल होता है, यानी 365 डेज के बाद की ये कंडीशन होती है, यानी यहां पे भी आपके पास एक दिन ही बढ़ता, फिर यहां पे आ जाता आपके पास बुधवार। और क्या ये बुधवार नहीं है, सेम है। लेकिन यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे कुछ ऐसे लिखता ना, कैसे, अगर मैं यहां पे फरवरी लिख देता ना कुछ इस टाइप से,
समझना इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे लिखता फरवरी और ये इसको भी लिखता मैं फरवरी, यानी इसका मतलब फिर ये होता, ये फिर लीप ईयर में काउंट होता, और लीप ईयर में काउंट होने का मतलब अगर यहाँ मंगलवार था तो फिर यहाँ पे 2 आते और फिर यहाँ पे आपके पास बृहस्पतिवार यहाँ पे कुछ आंसर आ रहा होता। क्योंकि जब लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब जो फरवरी है वो 29 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप 366 डेज के बाद वो दिन जो है काउंट करते हैं, साल जो होता है, और फिर उसके बाद 2 दिन बढ़ते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिर आंसर आपका कुछ आ रहा होता, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मंगलवार यहाँ पे आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बी की माता जो है वो ए है, तो इसको सिंपली आप ऐसा बना सकते हैं, बी की माता ए है तो ये आपके पास बी हो गया, और जो बी है उसकी माता ए है, यानी यहां पे हम डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं और हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जो बी है उसकी माता ए होगी और ए का बेटा सी है। यानी यहां पे कुछ ये भी आ सकता है, सी ये इसका बेटा है, और जो ई है, ई का जो भाई है वो डी है, यानी ई का भाई कौन हो जाएगा, डी। अभी देखा अपने पास ये वाला कोई भी रिश्ता नहीं है, ई का भाई डी है, लेकिन हमें पता है बी की जो बेटी है वो ई है, यानी बी की जो बेटी होगी वो यहाँ पे आएगी। ये जो है आपके पास बी की बेटी ई है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब मुझे कुछ ये मिला है, ई का भाई क्या है, डी है, यानी जो ई का भाई है वो यहाँ पे डी है, कुछ इस टाइप से। तो अब आपको बताना है डी की दादी कौन है। अब देखिएगा जो बी इन्होंने बताया था ना, बी की माता ए है, यानी इस चीज़ को आपको समझना है कि बी और सी आपस में भाई हो गए। अब बी का जो बेटा ई है, अब ये भी आपस में दोनों भाई बहन है, यानी जो डी होगा उसकी जो दादी है, डी की दादी ए नहीं हो जाएगी क्या, ये डी की दादी ए हो जाएगी ना, क्योंकि इसके पिता ये हैं तो इनकी जो माता जी हैं वो इनकी दादी हो जाएगी, तो यानी यहाँ पे डी की दादी ए इसका आंसर आ जाता है। 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। जैसे 10C4 लिखा है, आप इसमें 10 लिख दीजिए। सी का मतलब आपको देखना पड़ेगा, सी का अर्थ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। उसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दीजिए, ये 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब ए का अर्थ प्लस है, यानी आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 4C4 का मतलब हो जाएगा 4, सी का मतलब आपको अगेन मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन, और अगेन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज। और फिर यहाँ पे बी लिखा है, यानी बी का अर्थ होता है माइनस, तो अब बी की जगह माइनस लिखना है आपको यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे फाइनली आप यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व भी तो करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बोर्ड मास रूल्स, मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 × 4 यानी 40 आ जाएगा, दैट्स इट। फिर प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, 4 × 4 आपके पास 16 हो जाएगा, और -6 तो आपके पास है। यहाँ पे 40 + 16 56 - 6, और जो इसका आंसर बनेगा आपके पास 50। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। आसान है, टफ नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो भाई आसान चीज़ें भी टफ हो जाती हैं। अब ये क्वेश्चन आया है तो दिखने का तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन ये उतना ही आसान है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि सीमा अपने घर से यात्रा के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय कर पटना पहुंचती है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता है, जब डायरेक्शन नहीं पता होती है तब आपको किसी भी व्यक्ति को ईस्ट की डायरेक्शन में चलाना है। अब आप चाहो तो अपने मेथड से कर सकते हैं जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा इनको कुछ ऐसे सॉल्व करता हूँ जैसे कैसे, सीमा अपने घर से यात्रा के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी मैं कह रहा हूँ कि जब आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो मतलब ईस्ट की डायरेक्शन लीजिए, तो आपको लिखना है यहाँ पे 50 ईस्ट, 50 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चलना है। फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ेगी, 30 किलोमीटर चलेगी। अब कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, उसके बाद आपको इसको दाएं मुड़ाना है, यानी ये कहाँ जा रहा होगा, ये साउथ की डायरेक्शन में जाएगा। और साउथ की डायरेक्शन मतलब हमेशा मैंने कहा है साउथ को आपको नेगेटिव कंसीडर करना है, यानी -30 साउथ लिखना है आपको, ठीक है। इसको हम थोड़ा मिटाएंगे। फिर वो दाएं मुड़कर 80 किलोमीटर चल रही है। अब अगेन दाएं मुड़ने का मतलब अब ये पश्चिम दिशा में मुड़ी होगी, क्लियर है, यानी पहले ईस्ट, फिर यहाँ पे आपके पास साउथ, और फिर साउथ से अगेन आपके पास ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही होगी। वेस्ट में 80 किलोमीटर, यानी माइनस लिखोगे 80 वेस्ट। अंत में वह दाएं मुड़कर 70 किलोमीटर चलती है, यानी अब ये दोबारा मुड़ी होगी, अब ये उत्तर की दिशा में पहुंच चुकी है, यानी उत्तर को हमेशा प्लस कंसीडर आप करेंगे, +70 नॉर्थ, हमेशा वेस्ट, और आपके पास जो साउथ होता है उसे मैं माइनस लिखता हूँ, और जो आपके पास ईस्ट और डायरेक्शन होती है, और साथ साथ में अगर आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन, उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमें इनके बीच में कनेक्शन बनाना है, हमेशा ईस्ट और वेस्ट के बीच में कनेक्शन बनेगा, यानी 80 से 50 माइनस करोगे तो आपके पास -30 आएगा आपके पास वेस्ट। ध्यान रखना 80 से 50 को माइनस करना है, जो डायरेक्शन बड़े नंबर की है वही डायरेक्शन लेनी है। यहाँ पे अगेन 70 और आपके पास 30 के बीच में अगेन जो कनेक्शन बन रहा है वो बनेगा +40, आपके पास यहाँ पे आएगा नॉर्थ। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, इनका स्क्वायर करना है, यानी 30 का स्क्वायर
30 का स्क्वायर आप यहाँ पे करेंगे, प्लस आप यहाँ पे 40 का स्क्वायर करेंगे इस टाइप से। मतलब ये -30 है ना, इसका पॉजिटिव होने के बाद ये आपके पास 900 आ जाएगा और प्लस आपके पास यहाँ पे 1600 आएगा। इनको ऐड अगर आप करोगे तो आपके पास 2500 2500 इसका आंसर आता है। और अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो 2500 है वो किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है, तो 50 इसका आंसर हो जाता है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपको ये मेथड आता है, इससे कॉम्प्लिकेटेड या इससे टफ क्वेश्चन तो नहीं आ सकता एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन भी इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे और अगर देखिए, अगर आपको 12 बनाना है, ये 12 कैसे बनता है, अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यार मेरे पास जो डी है वो 4th नंबर पे आता है, आर मेरा 18 नंबर पे आता है, आई मेरा 9 नंबर पे आता है। और जब आप इनको प्लस व्लस करोगे तो आप देखोगे यार 12 तो मेरा कहीं आएगा ही नहीं। जब आप इन्हें प्लस करेंगे, ये कहाँ से आपके पास 12 बनेगा, तो ये 12 कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब ध्यान क्या रखते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन बनाते हैं कि ताकि ये 12 आए। इसके लिए आज आपको एक नया लॉजिक जो आपको समझना है कि यार कभी भी आपको ऐसे मिले तो आप ध्यान दोगे 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके पास 6 लेटर हैं, तो 6 × 2 यहाँ पे किया हुआ है, यानी आपके पास 12 आ गया। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 लेटर हैं, तो 10 को × 2 किया, आपके पास डायरेक्टली आ गया 20। इसी टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 को × 2 कर दिया तो आपके पास आएगा 16। और इसी टाइप से क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 3 × अगर आप 2 करोगे तो आपके पास जो आंसर बनता है वो आता है 6, और 6 इज़ द राइट आंसर। तो ये था इस पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो वो लोग जो है इनसे समझ सकते हैं। चीज़ें टफ नहीं है, कंप्यूटर रीजनिंग 15 मार्क्स बहुत आसान से आप लोग जो है इनको ग्रैब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।